Hello everybody, I am Arzu and I welcome you all to this YouTube channel. So the topic for today is the noun case. The noun case यानी कि कारक. अब मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और उसके हिसाब से हम जानेंगे कि कितने प्रकार के और किस प्रकार के कारक होते हैं. First sentence, which is John threw a stone. तो अब आप इसमें देखिए कि John threw a stone में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. राइट तो John जो है वो आपका सब्जेक्ट है और threw a stone क्या है, आपका प्रेडिकेट है. राइट इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है, threw, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोन. राइट तो हमें चार चीज़ें पता लगी. फर्स्ट इज़ कि जॉन आपका सब्जेक्ट है, थ्रू अ स्टोन आपका प्रेडिकेट है, थ्रू आपकी वर्ब फॉर्म है और स्टोन आपका जो है ऑब्जेक्ट है. अब इसमें देखिए आपका जॉन जो है वो भी एक नाउन है और आपका स्टोन जो है वो भी एक नाउन है. अब ये सेंटेंस आंसर है किस क्वेश्चन का, जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने पत्थर फेंका. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु थ्रू द स्टोन, पत्थर किसने फेंका, तो व्हाट वुड बी द आंसर, द आंसर वुड बी जॉन. राइट तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है. दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जॉन ने क्या फेंका, व्हाट डिड जॉन थ्रो, तो आंसर क्या आएगा, अ स्टोन. तो स्टोन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट. तो द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो अब हमने ये फर्स्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया. अब सेकंड सेंटेंस, द हॉर्स किक्ड द बॉय. तो जो उसमें द हॉर्स है वो क्या है, सब्जेक्ट. किक्ड द बॉय क्या है, आपका प्रेडिकेट. वर्ब फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, किक्ड. राइट और उसमें द बॉय क्या है, आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है तो अब हम इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हु किक्ड द बॉय, तो उसमें आंसर क्या आएगा, आपका हॉर्स. हॉर्स जो कि आपका नाउन है और जो कि एक सब्जेक्ट है. राइट और जो बॉय, जो नाउन बॉय है वो आपका ऑब्जेक्ट है. और इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, whom did the horse kick. पहला क्वेश्चन क्या बना था कि बच्चे को किसने किक किया, आंसर था हॉर्स. अब क्वेश्चन बनेगा हॉर्स ने किसको किक किया, तो आंसर क्या बना, आपका बॉय जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट. राइट सो ये दो सेंटेंसेस के बारे में हमने जाना. अब when a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be the nominative case. जब हम एक नाउन को एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, is used as a subject of a verb, it is said to be the nominative case. जैसे कि जो हमने जॉन थ्रू अ स्टोन में जॉन जो है वो इस थ्रू का, थ्रू क्या है, आपका वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बना है ना जॉन, तो वो आपका कौन सा केस बनेगा, वो आपका बनेगा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोलते हैं कर्ता कारक. ठीक है बच्चों. सेकंड चीज़, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है तो जब हमने नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया वर्ब का, तो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस. जब हमने एक नाउन और प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया वर्ब का, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एक एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है अब अगर आपको जानना है कि एक सेंटेंस, जो एक सेंटेंस है वो नॉमिनेटिव केस है या फिर एक्यूजेटिव केस है, तो हमें वो पता चलेगा. टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट. तो जब एक नॉमिनेटिव केस को अगर आपको जानना है, तो अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे हु में या फिर व्हाट में, और अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो है नॉमिनेटिव केस.
और अगर आपको जानना है कि ये एक्यूसेटिव है या नहीं तो आपको क्या पुट करना है, whom या फिर what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। एक्यूसेटिव केस में क्या है बच्चों, उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नाउन है वर्ब का तो वो एक्यूसेटिव केस है। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है वर्ब का तो आपका वो नॉमिनेटिव केस है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट होता है, एक्यूसेटिव में आपका ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड थिंग, a noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case। ठीक है, तो इसमें आपका preposition क्या यूज़ हुआ है बच्चों, is। ठीक है, तो अगर जो आपका is है तो the book is in the desk, so where is the book, it is in the desk। तो आपका जो नाउन है बच्चों वो बनेगा desk। ठीक है ना, तो अब वो किसके बाद आया, प्रेपोजिशन के बाद आया, इज प्रेपोजिशन के बाद आया है डेस्क। तो आपका वो कौन सा नाउन कौन सा केस कहलाएगा, एक्यूसेटिव केस। अब ये पढ़िए आप, हरी ब्रोक द विंडो वाज ब्रोकन। ठीक है, अब देखिए इसमें हरी ब्रोक द विंडो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट डिड हरी ब्रोक। आंसर क्या है आपके पास, क्या है आंसर आपके पास, विंडो, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक्यूसेटिव केस में हम क्या क्या क्वेश्चन पुट करते हैं, whom और what। तो हमने इस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पुट किया, what did हरी ब्रोक। तो हम what कब यूज़ करते हैं बच्चों, जब हमें एक्यूसेटिव केस चेक करना हो, राइट। तो ये कौन सा केस हुआ, एक्यूसेटिव केस, बिकॉज इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट विंडो है वो आपका नाउन या प्रोनाउन है वर्ब का, जो आपका वर्ब क्या है, ब्रोक। ठीक है बच्चों, द विंडो वॉज ब्रोकन। तो इसमें विंडो कहाँ चला गया आपका, विंडो आपका बन गया सब्जेक्ट में। ठीक है, सो इट विल बी सीन दैट नाउन इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूसेटिव। The nominative generally comes before the verb and the accusative after the verb। This is very much clear बच्चों, क्योंकि nominative जो है वो subject होता है। subject हमेशा आपका जो है verb के पहले आता है, right। तो वो क्या हो गया आपका nominative, और accusative क्या है, हमेशा आपका verb के बाद आता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इट इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूसेटिव केस। क्योंकि नॉमिनेटिव केस में जो वर्ब है वो जो नाउन है वो वर्ब के पहले आता है, और एक्यूसेटिव में वर्ब के बाद आता है, राइट। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में देखिए, कंपैरिजन देखिए, रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हरी अ बॉल। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में बच्चों जो बॉल वर्ड है, बॉल, ठीक है, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल है। ठीक है, अब वो बॉल जो ऑब्जेक्ट है वो किसका नाउन है, वो किस वर्ब के साथ जा रहा है, गेव के साथ। ठीक है, तो इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। लेकिन इन सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस क्या है, रवि गेव हरी अ बॉल। तो इसमें इन सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन टू होम रामा गेव अ बॉल। ठीक है, तो जो हरी हुआ ना आपका, जो ये हरी हुआ, ये एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब, गेव वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हरी। ठीक है, और जो आपका बॉल है बच्चों वो आपका एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझिए, दोबारा से समझिए, देखिए ये दो सेंटेंसेस है, रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हरी अ बॉल। तो दोनों ही सेंटेंसेस में बॉल आपका ऑब्जेक्ट है गेव का, राइट। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो है, जो इसमें बताया जा रहा है कि रामा ने हरी को दिया है वो बॉल। ठीक है, तो जो आपका हरी जो है ना, जो आपका हरी नाउन है वो आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
वर्ब गेव का, लेकिन जो आपका बॉल है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब गेव का, ठीक है। इट विल बी नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। देखिए बच्चों, जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस सेंटेंस में हरी है, नोट कीजिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होगा, ठीक है। तो वो किस किस के बीच में होगा? वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, ये देखिए नोट, रामा गेव हरी अ बॉल। Rama gave a ball to Hari. We see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given or for whom something is done. तो जो बच्चों, ये तो हमको समझ में आ ही चुका है कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जिसको हम कोई चीज़ दे रहे हैं या जिससे कोई चीज़ रिलेट कर रही है या जिसके लिए हमने कुछ किया है। जैसे कि रामा गेव हरी अ बॉल, तो रामा ने किसको बॉल दिया? हरी को बॉल दिया, ठीक है। तो उसमें हरी एक मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जामिन द सेंटेंस, दिस इज रामाज अम्ब्रेला। अब रामाज अम्ब्रेला का मतलब क्या है? दिस इज रामाज अम्ब्रेला का मतलब है यह रामा की छतरी है। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, ये जो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसका एक्चुअल में मतलब होता है का, के, की। समझिए, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। अगर उसमें लिखा है राम्स अम्ब्रेला, तो उसका मतलब है राम की छतरी, राम की अम्ब्रेला। क्या मतलब है? द अम्ब्रेला द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा। सो द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज टू रामास टू शो ओनरशिप ऑफ पोजेशन। तो हम ये अपॉस्ट्रोफी एस क्यों यूज़ करते हैं? ओनरशिप शो करने के लिए, ठीक है। क्योंकि रामाज अम्ब्रेला, वो छतरी किसकी है? रामा की है। तो उस छतरी का ओनर कौन है? रामा है, ठीक है। तो जब हम ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं तो हम ओनरशिप दिखाते हैं। सो द नाउन रामाज इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। तो जब हम ओनरशिप ऑफ पोजेशन दिखाते हैं बच्चों, तो उस समय में जो ये रामा, समझो ये रामा जो है आपका, ये रामा है जो वो पोजेसिव केस बन गया है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? जेनिटिव केस, ठीक है। और इसमें जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन होता है हुज। तो अब इस जैसे ये सेंटेंस है दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला, तो आपका क्वेश्चन क्या होएगा? हुज अम्ब्रेला? द आंसर वुड बी रामाज अम्ब्रेला। तो आपका जो ये रामा हो गया, ये आपका पोजेसिव केस हो गया बच्चों। तो हमने अभी तक तीन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है। पहला नॉमिनेटिव केस, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो उसको हम देखते हैं। फिर आपका मैंने एक्यूसेटिव केस बताया, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखो, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब हम एक नाउन को एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं एक वर्ब का, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों नॉमिनेटिव केस। जब हम एक नाउन और प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वर्ब का, उसे हम बोलते हैं एक्यूसेटिव केस। और लास्ट आता है आपका पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में जिसमें हम ओनरशिप डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने ओनरशिप डिपिक्ट की है, उसे हम बोलते हैं पोजेसिव केस और जेनिटिव केस। और उसमें हम क्या क्वेश्चन पुट करते हैं? हुज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव केस के बारे में पूरा। तो हम जो है पोजेसिव केस हम किस किस चीज़ के लिए, क्या क्या डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड। ऑथरशिप जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर्स प्लेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? शेक्सपियर्स प्लेज का
शेक्सपियर के ड्रामा या प्ले, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस को हमने क्या बोला, के। तो मैंने बताया था ना कि हिंदी में अगर आप जानना चाहें कि इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है का, के, की। तो शेक्सपियर्स प्लेज का मतलब क्या है, शेक्सपियर के प्लेज, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, एक माँ का प्यार, द लव फेल्ट बाय अ मदर। द प्रेजिडेंट स्पीच, प्रेजिडेंट की स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेजिडेंट। तो जब भी बच्चों ये अपॉस्ट्रोफी एस हम यूज़ कर रहे हैं, हम का के की रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे हम बोलते हैं पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। जब एक नाउन सिंगुलर है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल द बॉयज़ बुक, जो आपका बॉय है वो एक ही बॉय है ना, एक ही लड़के की बात हो रही है, तो क्या है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें देखिए अशोक स्कूल, अशोक एक ही आदमी है ना, अशोक, तो हमने क्या ऐड कर दिया, अशोक्स स्कूल, ठीक है। सो द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस अपॉस्ट्रोफी एस टू द नाउन, जैसे कि हमने इसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऐड किया। द किंग्स क्राउन, किंग आपका सिंगुलर ही है ना बच्चों, एक ही राजा है, ठीक है, राजा का जो है ताज समझिए, क्राउन मतलब जो राजा का ताज होता है, तो उसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करा और हमने क्या बोला, द किंग्स क्राउन, यानी कि राजा का ताज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो अब देखिए बच्चों, हम कई बार क्या है कि हम जो एस अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया बॉय अपॉस्ट्रोफी एस, तो जब हम वो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, कभी कभी हम वो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। अब ये जानिए कि हम किस टाइम पे वो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, फॉर गुडनेस सेक। अब अगर आप यहाँ पे अभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ, राइट, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ। अब समझिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एस, ठीक है। देखिए अब इसको आप कैसे बोलोगे, फॉर गुडनेसेस सेक, तो इसमें क्या साउंड आ रही है आपको, हिसिंग साउंड आ रही है लास्ट में, गुडनेसेस, वो ऑलरेडी गुडनेस है, गुडनेस वर्ड है, उसमें भी हम गुडनेसेस, ये हिसिंग साउंड है ना, ये क्या है, हिसिंग साउंड। तो ये हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए कई बार हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, जस्ट एक अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर देते हैं, जिससे कि अंडरस्टूड हो जाता है कि ये एक अपॉस्ट्रोफी एस ही है, यानी कि इसमें हम का के की ही यूज़ कर रहे हैं, समझे बात। जैसे फॉर कंसाइंस सेक, अब इसमें देखो कंसाइंस, इसमें क्या साउंड आई, हिसिंग साउंड। अब इसमें हम एस और ऐड कर देंगे तो कैसा लगेगा वो, कंसाइंसिस सेक, कंसाइंसिस सेक, तो हिसिंग साउंड आई। तो कभी कभी वो हिसिंग साउंड को ही अवॉइड करने के लिए बच्चों हम जो ये अपॉस्ट्रोफी एस है ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल। अभी ऊपर हमने नाउन क्या पढ़ी थी, सिंगुलर पढ़ी थी, द किंग्स क्राउन, राजा का ताज। अब इसमें अगर नाउन ही प्लूरल है, जैसे ये देखो बॉयज़, उस ऊपर क्या पढ़ा था हमने, बॉय पढ़ा था ना, लेकिन इसमें बॉयज़ हो गया, जो आपका नाउन है वो ही प्लूरल हो गया। तो अगर आपका नाउन ही प्लूरल हो गया बच्चों, तो भी हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते बच्चों, याद रखिए, हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, अपॉस्ट्रोफी एस, हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं, और जिससे कि अंडरस्टूड, नेचुरली वो एक अंडरस्टूड हो जाता है कि ये एक अपॉस्ट्रोफी एस ही है। तो अगर इसमें बॉयज़ स्कूल लिखा है तो हमें यही बोलना है कि ये लड़कों का स्कूल है। का क्या है आपका वर्ड, अपॉस्ट्रोफी एस का, तो बॉयज़ का स्कूल, तो वो एक अंडरस्टूड चीज़ है। तो याद रखिए, जब नाउन सिंगुलर होगी तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। कई बार हम एस को ओमिट कर देते हैं हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए। और थर्ड पॉइंट है कि जब नाउन प्लूरल होगी, बहुवचन होगी, तो हम जो अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा देते हैं। अब ये पॉइंट देखिए, व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। अब आपका नाउन प्लूरल तो है,
लेकिन वो एस से एंड नहीं कर रहा। जैसे ये देखो बॉयज़ वर्ड है, अब बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये एस से एंड कर रहा है ना, देखो बॉयज़, ये एस से एंड कर रहा है, ठीक है। जब नाउन प्लूरल है लेकिन वो एस से एंड नहीं कर रहा, जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है आपका, चिल्ड्रन आपका एक प्लूरल नाउन है, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है लेकिन फिर भी हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में इस नाउन में एस नहीं है, जबकि ये नाउन प्लूरल है लेकिन लास्ट में फिर भी इसके एस नहीं है, इसीलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है, रुकिए, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. जब हम एक टाइटल रिप्रेजेंट, जब एक नाउन एक टाइटल रिप्रेजेंट करता है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे द किंग ऑफ भूटान, अब इसमें वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, 4 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, द किंग ऑफ भूटान, तो एक सेवरल वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स है, राइट, बट एक ही टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जो अपोस्ट्रोफी एस है बच्चों वो लास्ट में लगा देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सपोज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच, ठीक है, तो हमने पूरा लंबा होने के बाद वो चीज़ करी है। तो जब एक टाइटल रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं तो हम लास्ट में ही अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ऑल्सो जब दो नाउन आपके कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल करीम एंड सलीम बेकरी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, नहीं, इन्होंने करीम एंड सलीम्स बेकरी। जब एक दो नाउन जो है क्लोजली कनेक्टेड होते हैं बच्चों, तो जो आपका पोजेसिव केस है, यानी कि आपका जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लास्ट में, लेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट में लग जाता है, ठीक है। विलियम एंड मैरीज रेन, तो इसमें क्या है, मैरीज के, ये देखो विलियम एंड मैरी है लेकिन लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक है। ईच ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन। अब जो ये दो चीज़ें हैं, देखो राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए आप। इसमें जो राजा राव है इनकी नॉवेल्स अलग हैं बच्चों, और आर के नारायण है इनकी नॉवेल्स अलग है। इसमें देखिए करीम एंड सलीम बेकरी, इसका मतलब ये नहीं कि करीम की बेकरी अलग है सलीम की बेकरी नहीं, ये एक ही बेकरी शॉप है बच्चों, ये एक ही बेकरी शॉप है, तो करीम और सलीम एक ही बेकरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में राजा राव की नॉवेल्स अलग हैं बच्चों और आर के नारायण की नॉवेल्स अलग हैं, इसलिए जो अपोस्ट्रोफी एस है वो अलग अलग यूज़ हुआ है, एंड में यूज़ नहीं हुआ। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोम्स, तो इसमें गोल्डस्मिथ की अलग पोम्स हैं बच्चों और कॉपर्स की अलग पोम्स हैं, इसलिए जो आपका पोजेशन केस यूज़ हुआ है वो अलग अलग ही यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आप पोजेसिव केस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल जो है, जो एक पोजेसिव केस है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स जैसे देखिए द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, अब गवर्नर क्या है, एक लिविंग थिंग ही है ना, ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, पोजेसिव केस यूज़ किया अपोस्ट्रोफी एस लगा के। लेकिन अब जैसे देखिए द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, एक जो आपका टेबल है, जो आपकी मेज है, उसका पैर, उसको हम क्या बोलते हैं, द लेग ऑफ अ टेबल। हम ऐसे नहीं बोलते द टेबल्स लेग, मतलब मेज का पैर नहीं बोल रहे हम, अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट। टेबल क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है ना, वैसे ही द कवर ऑफ द बुक बोलते हैं हम, द बुक्स कवर नहीं बोलते, क्योंकि जो कवर है बच्चों वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए
कि जो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हम पोजेसिव केस यूज़ कर रहे हैं, वो हम एक लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं, ना कि एक नॉन लिविंग थिंग के साथ। ओके, बट जो आपका पोजेसिव केस है वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो विख्यात चीज़ें हैं, ठीक है, उनके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे इंडियाज़ हीरोज़। अब इंडियाज़ जो है एक कंट्री का नाम है, हमारे कंट्री का नाम है, हमको मालूम है, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल वी आर यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि पोजेसिव केस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर भी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक विख्यात चीज़ है, सब जानते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेचर्स लव। नेचर एक लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पोजेसिव केस यूज़ किया क्योंकि ये एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव केस हम टाइम को डिनोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं बच्चों, स्पेस को भी और वेट को भी, ठीक है। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, आफ्टर फ्यू डेज़, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज़ में अगर आप वो लगाएं, अपॉस्ट्रोफी लगाएं, तो वो क्या हो गया, आपका टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे। तो वीक्स के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी एस के बाद हॉलीडे लगाया। इन अ ईयर्स टाइम, तो हमने यहाँ पे ईयर्स में अपॉस्ट्रोफी लगाया, ठीक है। अब ये देखिए, द फॉलोइंग फ्रेजेस आर ऑल्सो इन कॉमन यूज। एट हिज फिंगर्स एंड्स, फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। ओके, the possessive of a proper name or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place or business. अब देखिए, she has gone to the bakers. Now अब इसमें bakers हमने ऐसे लिख दिया, bakers तो लिख दिया, लेकिन bakers का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली शेफ के पास चली गई? No, bakers in the sense bakery shop. Okay, tonight I am dining at my uncle's. What does that mean? What does this uncle's mean? अंकल्स हाउस, मतलब कि उसके अंकल के घर पे, ठीक है। सेंट पॉल्स, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स? सेंट पॉल्स इज द नेम ऑफ अ चर्च, ओके, बट वी आर नॉट सेइंग कैन यू टेल मी द वे टू द सेंट पॉल्स चर्च। नो, वी आर सिंपली डिनोटिंग इट एज सेंट पॉल्स। ओके बच्चों, he is educated at Saint Joseph. Okay, so it may be a college, but we are directly saying that it was he was educated at Saint Joseph's. Now the next topic, when you are in doubt whether to use a noun in possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule the possessive case is used to denote possession or ownership. I have told you this earlier as well कि जो आपका possessive case है बच्चों, वो ownership represent करता है। The boy's book, तो the boy's book क्या है? उस लड़के की किताब, तो वो किताब उस लड़के की है, तो वो उस किताब का ओनर है, राइट? ऐसे ही नाउ नाउन्स इन अपोजिशन। अब ये आता है आपका लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का, ठीक है। अब देखिए, रामा आर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब इसमें देखिए, जो एक रामा है और आर कैप्टन है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों नाउन्स एक ही आदमी को डिपिक्ट करती है, जो कि है रामा। लेकिन हमने we see that Rama and our captain are one and the same person. Rama our captain, रामा और आर कैप्टन एक ही बात है, क्योंकि रामा ही है जो कैप्टन है, ठीक है। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज रेफर टू। अब देखिए, रामा आर कैप्टन मेड 50 रन्स, ठीक है। तो इसमें हमने जो आर कैप्टन जो हमने नाउन यूज़ किया, वो हमने क्यों यूज़ किया? वो हमने रामा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, ताकि हम बता सकें कि हम कौन से रामा की बात कर रहे हैं, है ना। तो when one noun follows the another noun to describe it, तो जब हम एक नाउन को यूज़ करते हैं दूसरे नाउन को डिपिक्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस नाउन को हम बोलते हैं इट इज़ सेड टू बी इन अपोजिशन। तो इसमें जो आपका
आर कैप्टन जो आपने नाउन यूज़ किया है बच्चों, वो आपका नाउन इन अपोजिशन कहलाया जाता है. In the above sentence, the noun captain is in opposition to the noun Rama and is in the nominative case. Why it is in nominative case बच्चों? Because Rama is in the nominative case. Okay? क्योंकि जब आप पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे who made 50 runs, then the answer would be Rama. तो who हम कब यूज़ करते हैं? जब नॉमिनेटिव केस हो. ठीक है. अगला देखिए, फर्दर एग्जाम्पल्स. कबीर द जनरल रिफॉर्मर वॉज अ वीवर. तो हमने कबीर तो एक आपका नाउन है, द ग्रेट रिफॉर्मर एक दूसरा नाउन है. वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो कबीर को ही डिस्क्राइब कर रहा है. ये एक दूसरा नाउन है जो आपका फर्स्ट नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये आपका क्या हुआ? द नाउन ऑफ एपोजिशन, राइट. तो इसमें अब देखो, द क्वेश्चन वुड बी हु वॉज अ वीवर. आंसर क्या आएगा? कबीर. तो हु हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब हमारा नॉमिनेटिव केस हो, राइट. अब पढ़िए, येस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर. इसमें जो द डॉक्टर, आई मेट योर अंकल, अंकल और डॉक्टर एक ही इंसान है बच्चों. अंकल जो है वो ही डॉक्टर है. तो हमने ये द डॉक्टर यूज़ क्यों किया बच्चों? हाँ, ये बताने के लिए किया कि अंकल जो है वो एक डॉक्टर है. क्यों? तो जो डॉक्टर वर्ड है उसने अंकल को डिस्क्राइब किया और ये एक एक्यूसेटिव केस है. ओके. whom did I met yesterday, the question would be whom did I met. whom हम कब यूज़ करते हैं? जब एक्यूसेटिव केस हो. ठीक है. Have you seen Ganguly the artist drawings? अब देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है. इसमें देखिए आर्टिस्ट्स, इसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर दिया. अपॉस्ट्रोफी एस हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब जेनेटिव केस हो, या फिर हम क्या बोलते हैं उसे, हम पोजेसिव केस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका नॉमिनेटिव का था, सेकंड एक्यूसेटिव का था और थर्ड जेनेटिव केस का था. और इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपका क्या यूज़ हो रहा है? नाउन ऑफ एपोजिशन. तो आज के लिए इतना ही है बच्चों. ये टॉपिक बहुत आसान है. अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो इसको दोबारा देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. ये टॉपिक बहुत आसान है और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत मतलब हर एक क्लास के, जैसे आप 8th क्लास में हो जाते हैं, 6th में होते हैं, तो आपको ये कारक जो हैं आपको आने लग जाते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय.